किसान साथियों, आज हमारे बीच हैं कृषि विज्ञान केंद्र ढकरानी के सस्य वैज्ञानिक डॉक्टर संजय कुमार। और आज हम बात करेंगे डॉक्टर साहब की धान की खेती में हमें किन बातों का इस समय ध्यान रखना है। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे जी, स्टूडियो में। सभी को नमस्कार और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, देख रहे हैं हम कि बरसात भी खूब हो रही है और हमारे किसान साथी भी इसी इंतजार में थे कि बरसात के बाद अब धान की हम रोपाई का काम करेंगे। लेकिन रोपाई करने से पहले हमारा खेत अच्छे से तैयार हो, इस बात का हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है ताकि अच्छा उत्पादन हमें मिले। तो किन बातों का हमें खेत तैयार करते समय ध्यान रखना है? जहाँ तक खेत की तैयारी की बात है तो हमको यह देखना होगा कि जब हम खेत में रोपाई के लिए जाएं तो वह खेत की सतह मुलायम हो, खेत में पानी रुका होना चाहिए। ऐसी अवस्था तैयार करने के लिए हमको फसल चक्र में किस प्रकार की फसलें ली गई हों उसी के अनुसार खेत की तैयारी करनी है। जैसे यदि धान की फसल से पहले गेहूं इत्यादि की कोई फसल ली गई हो तो उसमें खेत की मेड़बंदी करने के बाद में सामान्य जुताई करने के बाद समतलीकरण अवश्य कर लें। समतलीकरण इसलिए आवश्यक है कि धान की खेती चूंकि रोपाई की परिस्थिति में की जानी है तो समतल अगर रहेगा तो पूरे खेत में पानी का एक समान स्तर बना रहेगा, जो खेत की तैयारी से लेकर और रोपाई के बाद भी फसल के स्थापन में उसको लाभ पहुंचाएगा। जी। तो एक गहरी जुताई अवश्य कर लें। यदि धान से पहले हरी खाद की फसल लोबिया, मूंग या कोई सनई, ढैंचा इत्यादि उगाए गए हों तो मेड़बंदी अवश्य करें। और मेड़बंदी करने के साथ साथ रोपाई करने से पूर्व इसको लगभग 50 से 55 दिन की अवस्था जब इन फसलों की हो जाए तो रोटावेटर की मदद से, हैरो जो कटलेट होती है उसकी मदद से, जिसमें उसके दांते कटे हुए होते हैं, जिसको स्लोटिंग हैरो बोलते हैं, उसका भी प्रयोग किया जा सकता है। और सामान्य रूप में आजकल पानी खेत में भरने के बाद ट्रैक्टर से चलने वाले रोटावेटर का प्रयोग किया जा सकता है। जहां पर हमारी पर्वतीय स्थिति है, छोटे खेत हैं, वहां पर हम पावर वीडर या पावर टिलर, ये दो छोटे कृषि यंत्र हैं, इसको किसान भाई हाथ से चलाकर और इन फसलों की कटाई, जैसे मूंग है, इसकी कटाई कर सकते हैं। और उसमें पानी जब भरा रहेगा तो 1-2 दिन के बाद में यह पूरी तरह से सड़ने लगता है जी। इसकी रोपाई तुरंत कर दें। तो दो बातों का ध्यान रखेंगे, खेत में पानी रुके इसके लिए जुताई और पडलिंग, जिसको लेव लगाना कहते हैं, वो भली प्रकार लगाएं। खेत को समतल अवश्य कर लें और खेत की मेड़ बहुत अच्छी प्रकार कर लें। जी, रोपाई से पहले खाद उर्वरकों की बात करें तो कुछ मात्रा है जो हमें पहले अभी डालनी होगी? जहां तक खाद की आवश्यकता की बात है तो हम जो धान की किस्म उगा रहे हैं, जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में लगभग 100 से 120 दिन में पकने वाली देशी प्रजातियां हैं, वहीं मैदानी क्षेत्रों में 145 दिन 150 दिन तक की बासमती की भी हम खेती कर रहे हैं। हमारे कुछ किसान इसमें जो संकर धान की भी खेती कर रहे हैं। तो यदि हम गेहूं और धान का फसल चक्र ले रहे हैं और मिट्टी की जांच के आधार पर जो है खाद एवं उर्वरकों की मात्रा का प्रयोग करना बहुत ही हितकर और सिफारिश की जाती है कि करना चाहिए। जी। उससे लागत भी कम होगी और उसका फायदा भी ज़्यादा मिलेगा। ये उससे यह भी पता चल जाता है कि हमारे खेत में किस तत्व की ज़्यादा आवश्यकता है और किस तत्व की मात्रा को हम केवल फसल के अनुसार ही दें। तो ये भी ध्यान रखने की बात है। दूसरा, इसमें जो लंबी और मोटे दाने वाली प्रजाति हैं उसमें लगभग 150 किलोग्राम नत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 50 किलोग्राम पोटास और 20 से 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट पोषक तत्व की आवश्यकता प्रति हेक्टेयर पड़ती है। तो इस प्रकार से जो हमारी बासमती की किस्में हैं उनमें 100 किलोग्राम आपकी नत्रजन, 50 से 60 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 50 किलोग्राम हमारी पोटास और 20 से 25 किलोग्राम जिंक। यहीं पर जो हमारी पर्वतीय क्षेत्रों में उगाई जाने वाली हैं तो इन उर्वरकों की आधी मात्रा की आवश्यकता पड़ती है। और खेत की रोपाई के समय नत्रजन की आधी मात्रा या 1/3 मात्रा भी ले सकते हैं और फास्फोरस, पोटास और जिंक की संपूर्ण मात्रा को जब हम खेत की तैयारी करते हैं अंतिम जुताई से पहले, लेव बोलते हैं उसको, पडलिंग भी बोलते हैं अपनी भाषा में किसान भाई, जी। पानी में हल चला के उसमें पीछे नुकीली किलो वाला पाटा घुमाते हैं, तो उससे पहले अवश्य डाल दें, तभी इसका पूर्ण एवं भरपूर उपयोग हमारी फसल कर सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे खरपतवार की समस्या भी आमतौर पर धान की फसल में देखी जाती है, तो क्या अभी हम खेत तैयार करते समय खरपतवारों का नियंत्रण में भी कुछ कर सकते हैं? हाँ, खेत की तैयारी बहुत विशेष रूप से बड़ी महत्वपूर्ण है खरपतवार नियंत्रण के लिए भी। यदि किसान भाई उन्नत फसल चक्र अपनाए होंगे तो निश्चित रूप से उनके खेतों में खरपतवार काफ़ी कम आने की संभावना होगी और जो खरपतवार आएंगे भी उनको बड़ी आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। लेकिन जहाँ पर एक ही फसल बार बार उगाई जा रही है वहाँ पर कुछ विशेष किस्म के खरपतवारों की
बहुत अधिक संख्या में फसल में आने की संभावना बनी रहती है। अतः यह ध्यान रखें, खेत की तैयारी करने के लिए सूखे की जुताई यदि संभव हो, वैसे तो बारिश का मौसम चल रहा है जी, जी, जी। लेकिन सूखे में जितनी जुताई हो जाए वो ज़्यादा अच्छा होता है। अच्छा। दूसरा, खेत की जो मेड़ है उसको पूर्णतः साफ रखने के लिए कीचड़ से उसको ढक के लिपाई कर दें, जिसको हम मेड़ों की तैयारी भी कहते हैं। मुख्य खेत में ध्यान रखें, जब हम पानी भरने के बाद उसमें हल, कल्टीवेटर, टीलर, सलोटी हैरो अथवा रोटावेटर का प्रयोग कर रहे हों तो बहुत ही कुशलता से खरपतवारों के झुंड को इस प्रकार नष्ट करें कि वह पानी में डूब जाएं, भले ही 1 या 2 दिन रोपाई में देर हो जाए। तो इस प्रकार से यदि हम पानी में डुबाकर उनकी जुताई कर देते हैं तो सभी प्रकार के खरपतवार नियंत्रित हो जाते हैं। और जो समतलीकरण की बात की, यदि किसान भाई समतलीकरण खेत का रखेंगे तो पानी का एक स्तर बना रहता है नियत रोपाई के बाद, तो खरपतवारों के अंकुरण की समस्या भी समाप्त हो जाती है। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे पहले बैलों से हम खेत तैयार करते थे तो 2-3 बार हम उस खेत को तैयार करते थे, लेकिन आज क्योंकि ट्रैक्टर हैं तो क्या एक ही बार में खेत तैयार करना पर्याप्त रहता है? धान की खेती में खेत तैयार करना, जैसा कि आपने कहा कि पुराने समय में हम 2 या 3 बार और बड़ी धीरे धीरे, क्योंकि समय लगता था उसमें। जी। आजकल पावर ऑपरेटेड जो हमारे यंत्र हैं वो आ गए हैं और समय की कम उसमें प्रयुक्त होता है, तो बहुत तेजी से एक ही दिन में खेत तैयार कर देते हैं। तो इससे कुछ नुकसान देखे जा रहे हैं। यदि हम एक ही दिन में जुताई भी करें और खेत की तैयारी रोपाई के लिए भी लेव लगा दें तो इससे जो पानी का खेत में ठहरने की और जल धारण करने की क्षमता है और खड़ा रहने की क्षमता है वह पूर्णतः बहुत अच्छी नहीं बनती और इससे रोपाई भी भली प्रकार नहीं हो पाती। क्योंकि मिट्टी में जो कण हैं, चाहे वो रेत के हों, चाहे वो आपके चिकनी मिट्टी के, कले के कण हों, बारीक मिट्टी जिसको महीन मिट्टी बोलते हैं, जी। तो उनका जो आपस में मिलाव है, जो एक आपस में कणों का लगाव है, वह जब पानी कुछ देर तक खेत में खड़ा रहेगा और उसके बाद हम खेत की तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से एक निम्नतम समय तो खेत की तैयारी में देना ही चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि पहले खेत की जुताई करके और मेड़बंदी करके अवश्य तैयार कर लें, खेत को बिना जुताई न छोड़ें। जी। अब डॉक्टर साहब, रोपाई की बात करें तो क्या सही समय है रोपाई का? खेत की रोपाई की अगर हम बात करें तो इसमें धान के अलग अलग किस्में, जैसे 135 से लेकर 150 दिन में पकने वाली जो हमारी किस्में हैं, कुछ हमारी किस्में 110 से लेकर 125 दिन तक के बीच की हैं, कुछ हमारी 100 से कम दिन में भी पकने वाली किस्में हैं। अच्छा। तो जितने अवधि में फसल का पकने के आधार पर रोपाई का समय नियत किया जाना चाहिए। जो लंबी अवधि वाली हैं जैसे 145, 150, इनकी रोपाई जुलाई के प्रथम पखवाड़े में कर देनी चाहिए। अच्छा। यहीं पर जो मध्यम अवधि की हैं 120, 125, 135 दिन तक, इनको आप जुलाई के दूसरे पखवाड़े में रोपाई यदि कर देते हैं तो इनकी बहुत अच्छी गुणवत्ता और अच्छी उपज भी मिलती है। यहीं पर जो किस्में 100 से लेकर 110 दिन, 115 दिन में पककर तैयार हो जाती हैं, उनकी रोपाई जुलाई के अंतिम सप्ताह में अथवा अगस्त के प्रथम सप्ताह में कर देने से इनकी फसल पकने की जो अवस्था है वह बिल्कुल अच्छे समय पर आती है। तो इस प्रकार से हम रोपाई के समय को फसल पकने की अवधि जो भी किसान ने ली है जी। उसके आधार से नियत कर सकते हैं। अब डॉक्टर साहब, पौध की बात करें तो कितने दिन की नर्सरी पर्याप्त रहती है रोपाई के लिए? जहां तक रोपाई करने के लिए पौध की उम्र की अगर हम बात करें तो हमारे सभी किसान जानते हैं कि यदि हम 3 सप्ताह की पौध को लें तो इसको खेत में जब रोपाई करते हैं तो एक तो इसकी वृद्धि बहुत तेजी से होती है, दूसरा इसमें जो कल्ले फूटने की क्षमता होती है वह बिल्कुल नियत समय पर आती है, तीसरा इसमें पौधे मरने की संभावना कम रहती है। तो यानी कि 3 लाभ इसमें मिलते हैं यदि हम 3 सप्ताह की पौध लेते हैं। अच्छा। यदि किसान भाई इससे देरी की अवस्था में पौध को उखाड़ते हैं खेत में तो वहां पर भी इसका जो उम्र है निकल जाती है और इसमें जो कल्ले फूटने की जो क्षमता है वह भी कम हो जाती है। और अधिक उम्र की पौध यदि हम करते हैं तो प्रति इकाई क्षेत्र में हमारा उत्पादन गिरता है। यह शोध के आधार पर भी और किसानों के अपने खेत के अनुभव के आधार पर भी देखा जाता है, उसकी बहुत अच्छी बढ़वार नहीं हो पाती। अच्छा डॉक्टर साहब, नर्सरी निकालते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या हम अपनी जो पौध है उसको उपचारित भी कर सकते हैं? हाँ, ये तो बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही। पौध जब हम खेत से लें तो उसकी बराबर निगरानी करें और पौध निकालना और खेत में रोपाई करना, इसके बीच में समय का बहुत ज्यादा अंतराल नहीं होना चाहिए। यानी कि ताजी पौध को ही हम रोपाई के लिए करें, ऐसा प्रबंध करें। और यदि खेत में आपको लग रहा है कि पौध उगड़ने में कोई समस्या है या कोई, तो इसमें पानी भर सकते हैं यथासंभव स्थिति में। ऐसा करने पर खेत मुलायम होगा और पौध को उखाड़ने में आसानी होगी, पौध का जो है
नुकसान भी नहीं होगा, जड़ें भी नहीं टूटेंगी। दूसरा, जो पौध उखाड़ने वाले हमारे साथी हों, जो काम करने वाले हों हमारे खेती में, तो उनको यह अनुभव होना चाहिए कि घास और या खरपतवार पौध के साथ बंडल में न बांधें, तो यह भी ध्यान रखें। तीसरा, यदि अधिक लंबी पौध है तो इसकी ऊपर से पत्तियों की कटाई कर सकते हैं, छोटे छोटे बंडल बनाएं और मिट्टी इसकी धुल के इसको पानी में ही रखें, सूखे में पौध को ना रखें और तत्काल ही आप इसको रोपाई कर सकते हैं। और जैसा कि आपने कहा कि क्या हम कोई उपचार कर सकते हैं, तो मैं कहूँगा और किसान भाइयों से अपील भी करना चाहूँगा कि जो हमारी धान की फसल में रोग या इत्यादि जो कोई समस्या, जैसे कीट हैं, कोई रोग हैं, ऐसे भी रोग हैं जो हम उनके शारीरिक विकार के हिसाब से भी उसको देखते हैं, लेकिन फसल में नुकसान उनसे बहुत ज़्यादा होता है। उदाहरण के तौर पर पौधों धान की फसल में झोंका रोग यानी कि कवक जनित और जो हमारा जीवाणु जनित कुछ बीमारियां हैं, तो हम यदि पौधे को पहले ही सुरक्षित करके चलें, और पौध का उपचार करना आसान रहता है। अगर खेत में रोग आ जाए तो वहां पर लागत भी ज्यादा आती है और वो प्रभावी भी थोड़ा कम होता है मौसम के कारण। जी जी। तो पौध निकाल कर मिट्टी की सफाई कर लें। सफाई करने के बाद में पानी का घोल बना सकते हैं। इसमें जैविक और रासायनिक दोनों ही विकल्प हमारे पास मौजूद हैं। यदि किसान भाई जैविक खेती कर रहे हो या जैविक खेती की तरफ बढ़ रहे हो, बढ़ना भी चाहिए, तो इसमें प्रति लीटर पानी का आप इसमें रसायन मिला सकते हैं। 10 ग्राम इसमें ट्राइकोडर्मा और 10 ग्राम स्यूडोमोनास। यहाँ तक भी है, यदि आप 5-5 ग्राम दोनों की मात्रा लेकर प्रति लीटर के हिसाब से करते हैं, तो इसमें 50 लीटर में 250 से आपका जो है आधा किलो तक आप ले सकते हैं रसायन। और इसकी जब घोल बनाएंगे आप, तो घोल बनाने पर जो पौधे हमने रखे, तो उसको आप जड़ की तरफ से टब, प्लास्टिक या कोई दूसरा ऐसा कोई पॉलीथीन का साधन हो या जहाँ पर खेत में ही बनाया हुआ स्थान हो, वहाँ पर रख दीजिए। 15 से 20 मिनट जब इसको डुबा कर रखेंगे, तो इससे जीवाणु जनित और कवक जनित जो बीमारियां हैं उससे इससे नियंत्रण होगा। यहीं पर यदि रासायनिक खेती कर रहे हैं तो किसान भाई प्रति लीटर पानी में 2 ग्राम कार्बेंडाजिम और प्रति 10 लीटर पानी में 1 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन जो जीवाणुनाशक दवा है, जी जी, इसका घोल बना लेते हैं। और यदि कहीं पर दीमक इत्यादि की समस्या हो तो वहां पर इमिडाक्लोप्रिड प्रति लीटर पानी में 1 से 2 मिलीलीटर यदि हम घोल लें और इसका उपचार करें, तो निश्चित तौर से बहुत ही लाभ हमारे खेत में दिखाई पड़ता है। अब डॉक्टर साहब रोपाई की बात करें तो रोपाई के समय भी हमें कई बातों का ध्यान रखना होता है। पौध से पौध की दूरी की हम बात करें तो उसका भी हमें ध्यान रखना है, तो थोड़ा सा इस बारे में भी हमारे किसान साथी जानना चाहेंगे। सामान्यतः देखने में यह आता है कि जैसे हम जब रोपाई करने खेत में जाते हैं तो अधिकतर खेतों में देखा है कि बहुत ज्यादा पानी भर कर रखते हैं। तो इसमें रोपाई करते समय अधिक पानी खेत में न रखें। इससे जो हमारे काम करने वाले साथी हैं उनको भी असुविधा होती है और पौधों का जो अस्थापन है वह भी बहुत अच्छी तरह से नहीं हो पाता। अतः पानी 2 से 3 सेंटीमीटर या 2 से 2.5 इंच खड़ा रहे तो पानी बहुत माना जाता है। वैसे तो 3 से 4 सेंटीमीटर पानी अगर आप खेत में रखते हैं तो यह रोपाई के समय पर बहुत अच्छा माना जाता है। तीसरे, जो रोपाई करते समय पौध यदि अधिक लंबी है, बढ़वार ज़्यादा हो गई है, पत्तियां लटक रही हैं, तो उनकी ऊपर से चोटी काट दें। इससे जब हम रोपाई करेंगे तो पौधे सीधे खड़े रहेंगे और गलन जैसी समस्याएं या कीटों का भी आपतन शुरुआत की अवस्था में स्वतः ही नियंत्रण हो जाता है। तीसरा, इसमें क्या ध्यान रखेंगे कि जो हमारी देसी प्रजातियां हैं, बासमती की किस्में हैं, उनको एक स्थान पर 2 पौधे कम से कम लगाएं। अच्छा। जहां पर किसान भाई मोटे धान की संकर किस्में उगा रहे हैं वहां पर एक स्थान पर एक ही पौधा पर्याप्त होता है। अब बात आती है कि भाई एक पौधे का हम स्थान कितना रखें, अंतरण कितना रखें। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। यदि हम बासमती की रोपाई कर रहे हैं तो 20 सेंटीमीटर हमारी पंक्ति से पंक्ति की दूरी रहे और 15 से 20 सेंटीमीटर ही हमारी पौधे से पौधे की दूरी बनी रहे तो यह प्रयुक्त होता है। यहाँ पर मोटे कल्ले निकलने वाली, अधिक कल्ले निकलने वाली जैसे सरजू 52, इंद्रासन, पंत धान 4 या अभी कुछ संकर किस्में आई हैं, तो उनके हम 20 पौधे से पौधे सेंटीमीटर दूरी और 25 सेंटीमीटर दूरी आप पंक्ति से पंक्ति की इसमें रख सकते हैं। अब रोपाई के तुरंत बाद की हम बात करें तो उस समय हमारे किसान साथियों को क्या करना चाहिए? सामान्यतः 2-3 बातों का ध्यान रखें। एक तो खेत को रोपाई के बाद बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती, तो किसान भाई रोपाई के समय पर हल्का पानी रखेंगे ही, उसके बाद ज़्यादा पानी ना भरें। हाँ, पानी ज़्यादा भी नहीं भरना है और पानी खेत में से रोपाई के 3 या 4 दिन बाद तक बिल्कुल सूखने भी नहीं देना है।
हल्का पानी का स्तर बनाए रखें। दूसरा, एक निगरानी और रखनी है, जो भी किस्म हमने खेत में रोपाई की है उसकी कुछ पौध सामग्री हम खेत के किसी एक किनारे पर थोड़ी बचा कर रख लें। हो सकता है 1 सप्ताह के बाद में खेत में हम घूम कर देखेंगे कि यदि कहीं पर कोई पौधे नष्ट हो गए हों या समाप्त हो गए हों या किसी वजह से रिक्त स्थान बचा है, तो उसमें पुनः उसको रोपण कर देना अति आवश्यक होता है। जी, तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी डॉक्टर साहब आपने हमारे किसान साथियों को दी कि इस समय हम रोपाई कर रहे हैं, किन बातों का हमें ध्यान रखना है। स्टूडियोज में आने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।